साल 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर में घुसकर भिंडरावाले को खत्म कर दिया। भिंडरावाले के अतिवादियों और भारतीय सेना के बीच इतनी भयंकर भिड़ंत हुई कि किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था। केवल भारतीय सेना की तरफ से ही 83 जवान शहीद हो गए। दूसरी तरफ भिंडरावाले समर्थकों और स्वर्ण मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा 492 तक पहुंच गया। ये भी सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं, कुछ संस्थाएं इससे भी अधिक मौत होना बताती हैं। दोनों ओर की मौत के आंकड़े बताते हैं कि ये भिड़ंत किसी छोटे मोटे युद्ध से कम नहीं रही। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में कुछ सवाल आज भी पूछे जाते हैं। पहला सवाल कि क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार को रोका जा सकता था? क्या इंडियन आर्मी ने जानबूझकर हरमंदिर साहिब को नुकसान पहुंचाया? क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार सिखों पर हमला था या ये भिंडरावाले को खत्म करने के लिए एक जरूरी और एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन था? आखिर वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें इंदिरा गांधी को सिखों की सबसे पवित्र जगह स्वर्ण मंदिर पर भी सेना का ऑपरेशन चलाने का आदेश देना पड़ा, जिसके एवज में उन्हें खुद की जान तक गंवानी पड़ी? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज की इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। साल 1980 में निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह की हत्या के बाद और साल 1981 में पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण की हत्या में नाम आने के बाद भी भिंडरावाले बच गया। दोनों बार कांग्रेस नेता ज्ञानी जेल सिंह ने भिंडरावाले को बचा लिया। ज्ञानी जेल सिंह किस खेल के तहत भिंडरावाले को बचा रहे थे और भिंडरावाले को किन 3 लोगों ने खड़ा किया था, इसकी पूरी कहानी मैंने पहले एपिसोड में कही है, जिसको आपको जरूर देखना चाहिए। इस एपिसोड की लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों में ही मिल जाएगी। साल 1981 में हुई पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण की हत्या मामले में भिंडरावाले को रिहा कर दिए जाने के पीछे तर्क दिया जाता है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि पंजाब में फैल रही अराजकता को रोका जा सके, जो भिंडरावाले की गिरफ्तारी के बाद से लगातार बढ़ती हुई जा रही थी। लेकिन यहां सरकार ने भिंडरावाले को रिहा करके एक बड़ी गलती की, क्योंकि जिस भिंडरावाले को अरेस्ट करने के दौरान हुए दंगे में 11 लोगों की मौत हुई हो, उसे एक बार कब्जे में आने के बाद और अधिक पकने के लिए छोड़ देना सही फैसला नहीं कहा जा सकता। लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं डरी हुई थी कि अगर भिंडरावाले को लंबे समय तक गिरफ्त में रखा गया तो पंजाब में अराजकता बढ़ती ही जाएगी, इसलिए भिंडरावाले को रिहा कर दिया गया। लेकिन यह फैसला उल्टा पड़ गया। जनवरी 1983 आते आते पंजाब में भिंडरावाले की सेना ने अराजकता मचाना शुरू कर दिया। 23 अप्रैल 1983 के दिन पंजाब के डीआईजी एएस अटवाल एक धर्मनिष्ठ सिख की तरह स्वर्ण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पवित्र सरोवर की परिक्रमा की, अकाल तख्त के सामने झुककर आराधना की। इसके बाद डीआईजी अटवाल हरमंदिर साहिब में प्रसाद लेकर वापस जाने लगे। इस दौरान डीआईजी अटवाल वापस जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें गोलियों से भून दिया गया। पंजाब पुलिस का एक अफसर सिख धर्म की सबसे पवित्र सीढ़ियों पर लाश बनकर गिर गया। लेकिन भिंडरावाले का खौफ इतना था कि अपने अफसर की हत्या किए जाने के बाद भी सामने मौजूद पुलिस चौकी ने कुछ नहीं किया। 2 घंटे तक अटवाल की लाश पड़ी रही और तब तक पड़ी रही कि जब तक कि मंदिर प्रशासन ने खुद उसे पुलिस को नहीं दिया। अटवाल उन चुनिंदा पुलिस अफसरों में से थे जिन्होंने भिंडरावाले के समर्थकों पर कुछ अंकुश लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका जो हश्र किया गया उसने पंजाब पुलिस के बाकी अधिकारियों में दहशत फैला दी। अटवाल की हत्या का सीधा सीधा आरोप भिंडरावाले और उसके समर्थकों पर लगा। लेकिन भिंडरावाले पर हाथ डाले कौन? इतनी बड़ी घटना के बाद भी भिंडरावाले को स्वर्ण मंदिर परिसर में मौजूद गुरु नानक छात्रावास से अरेस्ट नहीं किया गया। इन दिनों भिंडरावाले के किलर स्क्वाड की चर्चाएं भी जोरों पर थी, जो भिंडरावाले के एक आदेश पर जिसे चाहे तब निपटा दें। अगस्त सितंबर 1983 में स्वर्ण मंदिर परिसर में मौजूद गुरु नानक निवास के निकट शिविरों में 5 शव बरामद किए गए। डीआईजी अटवाल की हत्या के बाद 2 महीने के अंदर ही भिंडरावाले के 2 निकट सहयोगियों थारा सिंह और अमरीक सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद अमरीक सिंह ने ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन AISSF के अध्यक्ष की हैसियत से स्वर्ण मंदिर परिसर में संगठन की एक बैठक बुलाई, जिसमें हिंदुओं को लक्ष्य करके नारे लगाए गए और भाषण दिए गए। ये सब भिंडरावाले की मौजूदगी में किया गया। भिंडरावाले और उसके समर्थकों ने अखबारों के संपादकों और पत्रकारों को भी धमकी भरे पत्र भेजने शुरू कर दिए। द ट्रिब्यून के संपादक प्रेम भाटिया और पत्रकार खुशवंत सिंह को भी धमकियां दी गई। इन धमकियों के साथ कहा जाता था कि संत जी की आज्ञा मानने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। इसी बीच कुछ अतिवादियों ने 28 सितंबर 1983 के दिन लुधियाना के जगरांव नाम के एक छोटे से कस्बे में सुबह सैर पर निकले हिंदुओं के एक समूह पर फायरिंग कर दी। इसके एक हफ्ते के बाद ही अतिवादियों ने एक और दूसरी बड़ी घटना को अंजाम दिया।
5 अक्टूबर के दिन अतिवादियों ने कपूरथला के गांव ढिलवान के पास एक यात्री बस को अपने कब्जे में ले लिया और उसमें से हिंदू यात्रियों को अलग कर दिया। इन हिंदू यात्रियों में से 6 की वहीं गोली मारकर हत्या कर दी गई। भिंडरावाले के समर्थकों के द्वारा फैलाई जा रहे आतंक के बीच घटी इस घटना ने पूरे देश को ट्रिगर कर दिया। अब सब केंद्र सरकार की तरफ निगाह करने लगे कि केंद्र सरकार कुछ बड़े कदम उठाए। इस घटना के बाद अगले ही दिन इंदिरा गांधी ने पंजाब सरकार को बर्खास्त कर दिया और पंजाब में आपातकाल लगा दिया। जिस तरह हिंदुओं को कुछ चरमपंथियों के द्वारा टारगेट किया जा रहा था, इससे उनके अंदर डर का माहौल था। स्थानीय हिंदुओं को सुरक्षा का विश्वास दिलाने के लिए सीआरपीएफ की एक टीम को अमृतसर की गलियों में उतारकर मार्च करवाया गया। एक सप्ताह के अंदर ही राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को दुरुस्त करने का काम किया गया। पंजाब के राज्यपाल एपी शर्मा को पंजाब से ट्रांसफर करके पश्चिम बंगाल भेज दिया गया और उनकी जगह बीडी पांडे को राज्यपाल बनाया गया, जो पहले सिविल सेवा में काम कर चुके थे। केंद्र से 4 सीनियर सिविल सेवा के अधिकारियों को प्रशासन चलाने में उनकी मदद करने के लिए भी भेजा गया। वहीं गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले पीएस भिंडर को पंजाब के डीजीपी के रूप में तैनात कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भिंडरावाले समर्थकों को रोकना आसान काम नहीं था, क्योंकि चीजें पहले ही बाहर जा चुकी थी। केंद्र सरकार शासन प्रशासन में बदलाव कर ही रही थी कि 12 अक्टूबर के दिन ही भिंडरावाले के समर्थकों ने सहायक जेल अधीक्षक को स्वर्ण मंदिर में ही पीट डाला। सिख धर्म से आने वाले भिंडरावाले के एक आलोचक की भी जालंधर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक हिंदू की दुकान को लूट लिया गया। इसके बाद एक बार फिर कपूरथला के ढिलवान गांव जैसी एक और घटना को दोहराया गया। 18 नवंबर के दिन एक और यात्री बस में से 4 हिंदू यात्रियों को उतारकर गोलियों से भून दिया गया। अब भिंडरावाले की गिरफ्तारी को लेकर बातें होने लगी थी। इधर भिंडरावाले समझ चुका था कि अब उसके लिए गुरु नानक छात्रावास भी सुरक्षित नहीं है, उसे कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा उसे सिखों के ही 2 और संगठनों से खतरा था। ये 2 संगठन थे अखंड कीर्तनी जत्था और बब्बर खालसा, जो गुरु नानक निवास में ही रहने वाले लोंगोवाल और अन्य अकाली नेताओं को भिंडरावाले के किलर स्क्वाड से बचाने के लिए आए थे। दरअसल भिंडरावाले की चरमपंथी नीतियों से अकाली नेताओं को दिक्कत आ रही थी, लेकिन वे भिंडरावाले के आगे धीरे धीरे इतने असहाय हो चुके थे कि भिंडरावाले के आगे बोलने की हैसियत भी उनकी नहीं बची थी। मतभेदों के चलते ही भिंडरावाले और लोंगोवाल गुट के बीच तकरार आने लगी थी। इससे लोंगोवाल की भी जान को खतरा था। उन्हें सुरक्षा देने के लिए ही बब्बर खालसा और अखंड कीर्तनी जत्था के लोग गुरु नानक आवास में उनका साथ देने के लिए आ गए थे। ये गुट भिंडरावाले के खिलाफ थे। बब्बर खालसा के नेता सुखदेव सिंह और अखंड कीर्तनी जत्था को लीड करने वाली बीबी अमरजीत कौर हिंदुओं की हत्या और भिंडरावाले की हिंसक गतिविधियों के सख्त खिलाफ थी। बब्बर खालसा के आदमियों ने नानक आवास से भिंडरावाले के समर्थकों को बाहर निकलने का आदेश दे दिया था। हालांकि भिंडरावाले के समर्थकों का कहना था कि वे खुद अपनी मर्जी से नानक आवास छोड़े थे। कहानी जो भी हो, भिंडरावाले नानक आवास से भी मजबूत ऐसी जगह शरण लेना चाहता था जहां पुलिस और आर्मी दोनों उसे हाथ न लगा सकें, और इसके लिए स्वर्ण मंदिर परिसर में मौजूद अकाल तख्त से बेहतर कोई जगह नहीं थी। 15 सितंबर 1983 के दिन भिंडरावाले ने सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जीएस टोहरा को मना लिया और अकाल तख्त में अपना नया ठिकाना बना लिया। अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर परिसर यानी कि हरमंदिर साहिब परिसर में ही मौजूद एक इमारत है, जहां रात्रि के वक्त गुरु ग्रंथ साहिब को रखा जाता है, जिसे सुबह के वक्त हरमंदिर साहिब में लाया जाता है और फिर रात्रि के वक्त अकाल तख्त में दोबारा रखा जाता है। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि सिखों के लिए अकाल तख्त का कितना महत्व है। लेकिन इतनी पवित्र जगह पर अब भिंडरावाले के रहने का ठिकाना बन चुका था, जिसके दम पर उसे लगता था कि सेना या पुलिस कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। शुरुआत में वहां के जत्थेदार ज्ञानी कृपाल सिंह ने अकाल तख्त को भिंडरावाले का ठिकाना बनाए जाने के विरोध किया, लेकिन भिंडरावाले के प्रभाव के सामने उनकी सुनी नहीं गई। अंततः भिंडरावाले की सुरक्षा का हवाला देते हुए सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष जीएस टोहरा ने उन्हें भी मना लिया। अब अकाल तख्त की तीसरी मंजिल के एक कमरे में भिंडरावाले का नया ठिकाना बन चुका था। अकाल तख्त में स्थानांतरित होने के बाद भिंडरावाले ने लंगर की छत पर दरबार आयोजित करना शुरू कर दिया, जहां वह ज्यादातर हिंदू विरोधी प्रवचन दिया करता था। यहाँ भिंडरावाले ने यह भी कहा कि हर गांव में 3 रिवॉल्वरधारी मोटरसाइकिल सवार की टीम होनी चाहिए और ये खालसा की रक्षा के लिए जरूरी है। इस बीच 26 जनवरी 1983 के दिन पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था। उस दौरान स्वर्ण मंदिर की एक इमारत पर खालिस्तान का झंडा लहराया गया। संविधान दिवस के दिन ही अकाली दल ने संविधान के अनुच्छेद 25 में संशोधन की मांग उठाई, जिसमें हिंदू शब्द को सिख, जैन और बौद्ध धर्म से जोड़कर देखने की बात आती है। दरअसल आर्टिकल 25 में धार्मिक आज़ादी की बात लिखी हुई है। इसमें लिखे हुए
हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल हैं। वहीं सिख खुद को हिंदुओं से अलग मानते हैं, इसलिए अकाली दल ने मांग की कि आर्टिकल 25 में संशोधन किया जाए। ये एक नई मांग थी। शुरुआत में अकाली दल के द्वारा जो मांगें की जा रही थी उनमें से ये मांग शामिल नहीं थी, न ये मांग आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का हिस्सा थी। अकाली दल के नेताओं ने कहा कि अगर हमारी ये मांग नहीं मानी गई तो हम संविधान की प्रतियां जलाएंगे। अकाली दल अपनी मूल मांगों को मनवाने के लिए एक आंदोलन भी शुरू करने वाला था कि प्रकाश सिंह बादल और टोहरा सहित अकाली दल के वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। इसके विरोध में अकाली दल ने 8 फरवरी 1984 को आम हड़ताल का आह्वान किया। इस दौरान पंजाब के हिंदू दुकानदारों की दुकानें जबरदस्ती बंद करवाई गई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ पंजाब में ही अकाली दल पार्टी के द्वारा सिखों की राजनीति नहीं की जा रही थी, बल्कि बगल के राज्य यानी कि हरियाणा में भी हिंदुओं को अपने पक्ष में करने के लिए निर्दोष सिखों को टारगेट किया जा रहा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल ने फरीदाबाद में एक भड़काऊ भाषण दिया कि हम हिंदुओं का धैर्य अब जवाब दे रहा है। भजन लाल के इस भड़काऊ भाषण के बाद पानीपत में सिखों का एक गुरुद्वारा जला दिया गया और 8 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। इधर पंजाब में भी पवन कुमार नामक एक अपराधी नेता हिंदुओं का नेता बन चुका था। पवन कुमार के नेतृत्व में हिंदुओं ने सिखों पर आक्रमण किया। इन दंगों में 14 लोग मारे गए। इसके बदले में भिंडरावाले के लोग स्वर्ण मंदिर के बाहर पुलिस चौकी से 6 पुलिस वालों को यानी कि 6 कांस्टेबलों को खींचकर अकाल तख्त ले आए और एक को गोली मार दी। अपने सिपाहियों को छुड़ाने के लिए एक सीनियर अधिकारी को भिंडरावाले के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा, तब जाकर उन्हें छोड़ा गया। लेकिन भिंडरावाले ने सिपाहियों के सभी हथियार और वॉकी टॉकी पर कब्जा कर लिया। इन परिस्थितियों में स्वर्ण मंदिर एक युद्ध जैसी जगह बन चुका था। सीआरपीएफ के कुछ जवान स्वर्ण मंदिर के बाहर कुछ सिखों की तलाशी कर रहे थे, तब भिंडरावाले के लोगों ने गोली चला दी। बदले में सीआरपीएफ वालों ने भी फायरिंग कर दी। ज्ञानी जेल सिंह के एक कॉल के बाद जैसे तैसे ये फायरिंग रुक सकी, लेकिन पंजाब में अराजकता रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 28 मार्च 1984 के दिन दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जत्थेदार एच.एस. मनचंदा की भी दिन दहाड़े दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। एच.एस. मनचंदा को इंदिरा गांधी के करीबी माना जाता था और ऐसा कहा जाता था कि वे भिंडरावाले की हिट लिस्ट में थे। इसके ठीक एक हफ्ते के बाद 2 अप्रैल 1984 के दिन अमृतसर में भी भाजपा के सबसे प्रखर नेता हरवंश लाल खन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हरवंश खन्ना के बारे में कहा जाता है कि वो भी हिंदुओं को सिखों के खिलाफ भड़काने के लिए लगातार भाषण दे रहे थे। हरवंश खन्ना की हत्या के बाद पंजाब और हरियाणा में दंगे की परिस्थितियां बन चुकी थी, इसलिए पहले ही पंजाब और हरियाणा में जगह जगह कर्फ्यू लगा दिए गए। हरवंश खन्ना की हत्या के बाद यानी अगले ही दिन कांग्रेस के सांसद वीएन तिवारी को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद हुए दंगे को कवर करने में पुलिस की फायरिंग में अमृतसर में करीब 10 लोगों की मौत हो गई। पूरा पंजाब ही 2 महीनों से ही इसी तरह से जल रहा था। इन 2 महीनों में ही करीब 142 लोगों की मौत हुई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का माहौल पंजाब में बन चुका था। इधर हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर परिसर में भी भिंडरावाले और अकाली दल के लोंगोवाल के बीच भी टकराव की स्थिति बनती जा रही थी। लेखक प्रवीण झा ने अपनी ऑपरेशन ब्लू स्टार पर लिखी किताब में लोंगोवाल बनाम भिंडरावाले पर एक चैप्टर लिखा है। इस चैप्टर में घटित घटनाओं से आप समझ सकेंगे कि दरअसल हरिमंदिर साहिब परिसर में हो क्या रहा था, वहां परिस्थितियां कैसी थी। 14 अप्रैल 1984 के दिन भिंडरावाले के सबसे काबिल शूटर सुरेंद्र सिंह सोधी रोज की तरह मंदिर के बाहर चाय पीने के लिए निकला। सोधी ने ही मनचंदा, हरवंश लाल खन्ना और वीएन तिवारी की हत्या में मुख्य भूमिका निभाई थी। उसको छूने की भी किसी में हिम्मत नहीं थी। वह बड़े आराम से बेंच पर बैठकर चाय पी रहा था। एक सिख कपल उसके सामने आकर बैठ गया। सोधी को इन पर कोई शक नहीं हुआ। तभी महिला ने रिवॉल्वर निकाला और सोधी पर धड़ाधड़ गोलियां दाग दी। सोधी वहीं पर ढेर हो गया। ये दोनों हत्यारे अकाली दल के नेता लोंगोवाल के भेजे हुए लोग थे, जिनका नाम था सुरेंद्र सिंह चिंदा और बलजीत कौर। इस हत्या के बाद बलजीत कौर को भिंडरावाले का डर सताने लगा। हत्या के तुरंत बाद बलजीत कौर परिसर के अंदर सीधे भिंडरावाले के पास भागी। वहां जाकर उसने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपके आदमी को मार दिया। भिंडरावाले शांत रहे और पूछा क्यों मारा। इस पर उस महिला ने कहा कि वह मुझसे छेड़छाड़ कर रहा था, मेरे पति ने टोका तो लड़ने लग गया। भिंडरावाले स्त्रियों से छेड़छाड़ी के सख्त खिलाफ थे। भिंडरावाले ने कहा ऐसी बात है तो तुमने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन तुम सच कह रही हो, अगर झूठ निकला तो तुम्हें इसकी सजा भी मिल सकती है। भिंडरावाले का डर ऐसा था कि महिला सच कबूलते हुए रोने लगी और कहा ये सब मेरे पति की गलती है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। उसे लोंगोवाल, गुरुचरण सिंह और भाटिया ने पैसे दिए हैं। इस पर भिंडरावाले ने पूछा कौन भाटिया। महिला ने कहा मलिक सिंह भाटिया। मलिक सिंह भाटिया कोई और नहीं था बल्कि भिंडरावाले का ही खास आदमी था। भिंडरावाले ने अगले दिन मलिक सिंह भाटिया को बुलवाया
मलिक सिंह आते ही भिंडरावाले के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं लोंगोवाल के झांसे में आ गया, मैंने बस इनके लिए जीप भेजी थी। इस पर भिंडरावाले ने कहा, कोई बात नहीं, मुझसे माफ़ी मांग ली, अब परसर जाकर वहाँ दरबार में भी जाकर माफ़ी मांग लो। भाटिया खुश होकर मंदिर चला गया और प्रसाद लेकर वापस भिंडरावाले के पास लौटने लगा। लेकिन जैसे ही भाटिया अकाल तख्त की सीढ़ियां चढ़ने लगा, भिंडरावाले के आदमियों ने उस पर तलवार से वार कर दिया। भाटिया के कंधे कट गए, पगड़ी गिर गई और घायलावस्था में ही लोंगोवाल के गुरु रामदास हॉस्टल की तरफ भागने लगा। हॉस्टल के दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी पीठ पर गोली मार दी गई। भाटिया ने वहीं दम तोड़ दिया। जिस चाय वाले की दुकान पर सोधी को गोली मारी गई थी, उसे भी गोली मार दी गई। अगली शाम चिंदा और उसकी पत्नी बलजीत कौर की लाश भी पुलिस को ग्रैंड ट्रंक रोड पर बोरियों में पड़ी हुई मिली। इसके बाद स्वर्ण मंदिर के बाहर एक सूचना पत्र टांग दिया गया, जिसमें लिखा था, 24 घंटे के अंदर हमने सभी हत्यारों और उनके साथियों को खत्म कर दिया। अकाली दल के नेता लोंगोवाल और गुरुचरण सिंह यानी कि अकाली दल के सचिव डरकर हॉस्टल में छुप गए, फिर कभी निकलने की हिम्मत नहीं की। अंत में भारतीय सेना ही उनको हॉस्टल से बाहर निकाल सकी, यानी कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ही वे अपनी जगहों से निकल सके। इस घटना के बाद यानी कि 22 अप्रैल के दिन एक वायुसेना अधिकारी की घर में घुसकर भी हत्या कर दी गई। ऐसा भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी कार्यरत सैनिक की अपने घर में ही हत्या कर दी गई हो। इस घटना ने दिल्ली तक में बड़ा संदेश दे दिया। अब दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को महसूस हो चुका था कि अब और अधिक दिन नहीं रुका जा सकता। अब केंद्र के लेवल पर भिंडरावाले को निपटाने की योजनाएं अपने अंतिम निर्णयों की ओर पहुंचने लगी। इधर केंद्र में भिंडरावाले से निपटने के लिए योजनाओं को ठोस रूप दिया जा रहा था कि 30 अप्रैल के दिन एक और बड़ी हत्या कर दी गई। दरअसल जब भिंडरावाले के साथी अमरीक सिंह को जेल ले जाया गया था, तो उसको बचन सिंह नाम के एक पुलिस अफसर ने यातनाएं दी थी। तब से ही बचन सिंह भिंडरावाले की हिट लिस्ट में आ चुका था। 30 अप्रैल 1984 के दिन बचन सिंह एक रिक्शे पर अपने सहयोगियों के साथ जा रहे थे, तभी उनके अंगरक्षकों से बंदूक छीनकर बचन सिंह को गोली मार दी गई। इतना ही नहीं, उनके पीछे रिक्शा पर आ रहे उनकी पत्नी और बच्चे को भी गोली मारकर मार दिया गया। पंजाब और पंजाब के बाहर भिंडरावाले से संबंधित इतनी हत्याएं हो चुकी थी कि लोगों का इंदिरा गांधी की सरकार से विश्वास उठने लगा था। अगले साल 1985 में भी चुनाव भी होने जा रहे थे, जिनमें इंदिरा गांधी के परिणामों पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला था। इस बीच 12 मई के दिन पंजाब केसरी के नए मालिक और लाला जगत नारायण के बेटे रमेश चंद्र को भी मौत के घाट उतार दिया गया। पिता और बेटे दोनों भिंडरावाले से दुश्मनी मोल लेने का शिकार हुए। भिंडरावाले समझ चुका था कि लेट अबेर अब सरकार उस तक पहुंचने वाली है, इसलिए इसकी तैयारियां भिंडरावाले ने भी शुरू कर दी। पूरे स्वर्ण मंदिर परिसर की एक किले की तरह मोर्चाबंदी की गई। दीवारों, खिड़कियों, दरवाजों, हर जगह पर मशीन गनें और लड़ाके तैनात कर दिए गए। परिसर के अंदर ही हथियारों को इकट्ठा कर लिया गया, जिसकी अगुवाई कर रहे थे भारतीय सेना के ही पूर्व जनरल रहे शाहबेग सिंह, जिन्हें सेना से भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बदले की आग उन्हें भिंडरावाले तक ले आई थी। केंद्र के स्तर पर इंदिरा गांधी ने अब भिंडरावाले को निपटाने का प्लान शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत हुई 2 जून 1984 के दिन, जब हरमंदिर साहिब परिसर को इंदिरा गांधी के आदेश के बाद चारों ओर से घेर लिया गया। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें करीब 4 दिन तक भिंडरावाले और सेना के बीच भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें सरकारी आंकड़ों के ही मुताबिक 83 भारतीय जवान शहीद हुए, वहीं 492 के करीब अतिवादी और श्रद्धालु मारे गए। अगले एपिसोड में केंद्र की तैयारियों, सेना के गुप्त ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत या 4 दिनों की जो पूरी कार्रवाई हुई, उस पूरी कहानी को बताऊंगा, जिसका अंत भिंडरावाले के अंत के बाद हुआ। भिंडरावाले को खड़ा किसने किया और किसने इसे शुरू में बढ़ावा दिया, इसे लेकर पहले एपिसोड में बात की जा चुकी है। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा फेवर कर सकते हैं। क्या अगले एपिसोड को लेकर भी आपके मन में उत्साह है, इसको लेकर भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर। नमस्कार।